नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात चीन और ताइवान के बीच बढ़ते हुए विवाद को लेकर हम करने वाले हैं। दरअसल चीन ने एक बार फिर से ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसको समझना होगा, क्योंकि जिस वक्त चीन ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, उसी वक्त अमेरिका की तरफ से एक जानकारी भी सामने आ रही है, जो ये बता रही है कि आने वाले वक्त में चीन जो है वो ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका के टॉप जनरल्स ने ये रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती है और क्या चीन के इरादे हैं, इसको डिकोड करना होगा, क्योंकि चीन के निशाने पर ताइवान है, जापान है और हिंदुस्तान है। इसलिए इस पे बात करना लाजमी है, जरूरी है। इसी के साथ एक तरफ चीन और ताइवान की बात है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान की सीमा पर हड़कंप मचा हुआ है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान में घुसकर वहां पे 7 से 8 आम लोगों की मौत हुई, उसके बाद तालिबान गुस्से में है और फिर लगातार अब पाकिस्तान की पोस्टों पर तालिबान की तरफ से हमले जारी हैं। पाकिस्तान वो नासूर देश जिससे हिंदुस्तान भी परेशान है, अफगानिस्तान भी परेशान है और ईरान भी परेशान है। तो अब बड़ी परेशानी का सबब जो है वो पाकिस्तान बना हुआ है। और बात आज बांग्लादेश में चल रहे इंडिया आउट अभियान की भी करेंगे, क्योंकि जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार इसके पीछे बांग्लादेश का दिमाग नहीं, इसके पीछे जनरल मुनीर का दिमाग काम कर रहा है। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, उसके ऊपर भी आगे डिटेल से बातचीत होगी। फिलहाल शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, क्या ताइवान पर कब्जा करने जा रहा चीन? बड़ी खबर, विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी तैयारी में चीन। ताइवान की सीमा में घुसे 32 चीनी विमान, ताइवान के चारों तरफ मौजूद नौसैनिक जहाज। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्या ताइवान पर कब्जा करने जा रहा चीन? विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी तैयारी में चीन। ताइवान की सीमा में घुसे 32 चीनी विमान, ताइवान के चारों तरफ मौजूद चीनी नौसैनिक जहाज। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से जानकारी आपको दे दें और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। चीन ताइवान में बढ़ी टेंशन। ताइवान की सीमा में 32 चीनी विमान घुसते हैं। 5 चीनी युद्धपोत लगातार ताइवान की जल सीमा के ऊपर मंडरा रहे हैं। सैन्य अभ्यास करने जा रहा है क्या चीन, या फिर कुछ और इरादा है? ताइवान की तैयारियों का क्या चीन जायजा ले रहा है कि ताइवान कितना तैयार है? हमले की क्या प्रैक्टिस चीन कर रहा है? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका के एक टॉप जनरल ने बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा क्या है, जल्दी से वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। अमेरिका नौसेना के शीर्ष एडमिरल का खुलासा। इंडो पैसिफिक कमांड के एडमिरल जॉन ने यह खुलासा किया है। वो कहते हैं कि 2027 तक ताइवान पर हमले की तैयारी में है चीन। चीन ने परमाणु हथियारों के निर्माण पर बहुत जोर दिया है। पिछले 3 साल में 400 से ज्यादा फाइटर जेट चीन ने तैयार किए हैं। आप स्पीड देखिए, 3 साल में 20 बड़े युद्धपोत शामिल किए हैं। ये अमेरिका के टॉप जनरल्स की रिपोर्ट है। मिसाइल, क्रूज मिसाइल का जखीरा 2 गुना चीन ने कर लिया है। 2030 तक 1000 परमाणु हथियार बनाएगा चीन। अब क्या चीन को इतने हथियारों की, बारूद के इस जखीरे की जरूरत सिर्फ ताइवान के लिए है, या फिर ताइवान के साथ साथ जापान, हिंदुस्तान और अमेरिका को भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए बीजिंग के इरादों को लेकर? कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश।
शुक्रिया सर। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश जी। सर, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले चीन ने एक बार फिर से, जब नैन्सी पेलोसी आई थी तब एक बड़ा अभ्यास किया था। माना जा रहा था कि अब अटैक हो जाएगा ताइवान के ऊपर। फिर चीन ने एक बड़ी एक्सरसाइज की, अपनी पावर दिखाई और अपनी सेना को वापस बुला लिया। लेकिन एक बार फिर से कुछ वैसे ही हालात ताइवान स्टेट के आसपास बने हुए हैं। आज जानकारी आती है कि 32 चीनी विमान जो हैं वो उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करते हैं। 5 चीनी युद्धपोत लगातार ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। सर, क्या कुछ होने वाला है? राजेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर। राजेश देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने ग्राफिक्स में दिखाया है कि ये जो चीन की जो रणनीति है वो ताइवान का जायजा लेने की, और ये जो एडमिरल जॉन एक्विलिनो है जिनकी रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे, और इन्होंने ये रिपोर्ट टॉप कमांडर्स के बीच में साझा करी थी। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के ये हेड हैं, यानी कि इनका एक दर्जा है जिन्होंने एक खुलासा किया है कि चीन 2027 तक डेडलाइन भी दी है, 2027 तक शी जिनपिंग के ऑफिस ने ऐसा कहा है कि वो ताइवान को अपने साथ मिला ले। तो ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, यानी 2027 में बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। कुछ सालों के अंदर चीन की मंशा है कि ताइवान को पूरी तरह से एनेक्स कर लिया जाए, और इसी एनेक्सेशन की अब जायजा या तैयारियां या वॉर एक्सरसाइज के माध्यम से वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस चीन करना चाहता है, जिससे कि उसको इस एनेक्सेशन में आसानी मिल जाए। क्योंकि ये बात तो तय है कि ताइवान के अंदर चीन अगर घुसता है तो युद्ध से ही घुसेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको युद्ध करना पड़ेगा। अब ताइवान पे अगर अटैक होता है तो वो आसान नहीं रहने वाला है, ये चीन जानता है। क्योंकि चीन की जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय है वर्तमान हालात में, उनकी जो आर्थिक स्थिति है चीन की, वो थोड़ा सा डावाडोल हुई है। लेकिन उसके बावजूद, जैसा एडमिरल की रिपोर्ट खुद बता रही है कि चीन ने कम से कम 400 फाइटर्स, 20 वॉरशिप्स और तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सब का एक जखीरा बना लिया है और इसको बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट की बात अगर माने तो चीन ने 16% डिफेंस बजट में सिर्फ 2020 के बाद से इजाफा किया है। डिफेंस बजट में 16% बढ़त, यानी कि आज उनका डिफेंस 223 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है, जो कि किसी भी महाशक्ति के आसपास है। ये साफ दर्शा रहा है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद चीन अपने इरादे पर कायम है, और यही वजह है कि जो एक्सरसाइजेस वो कर रहा है, एक्सरसाइज के नाम पर सी बॉर्डर का उल्लंघन कर रहा है, सी बॉर्डर्स के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहा है, ताइवान को डरा रहा है। वो दरअसल सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि ताइवान को इनसर्कल करने की जो उनकी लॉन्ग टर्म रणनीति है कि अपने वॉरशिप्स के माध्यम से ताइवान को इनसर्कल करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करने के बाद उसके ऊपर हमला कर देंगे, ये उसी की तैयारी है। आइसोलेशन इसलिए जरूरी है युद्ध के अगर आप लिहाज से देखें तो बिना ताइवान को एनेक्स किए, आइसोलेट किए हुए उसका एनेक्सेशन संभव नहीं है, अदरवाइज पश्चिमी ताकतें आकर के ताइवान के सपोर्ट में आ जाएंगी। तो एक पूरी एक प्रक्रिया चल रही है, और इसी प्रक्रिया के तहत चीन काम कर रहा है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरी में मुझे रुकना होगा, सीधा आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जल्द से हाजिर होते हैं। लगातार जारी है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन की तैयारियां बता रही हैं कि आने वाला वक्त ताइवान के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। संजीव श्रीवास्तव, अनुपम तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, माफी चाहूंगा, लेकिन बड़ी खबर बीच में आ गई थी। लेकिन जो चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, संजीव जी, क्या प्लानिंग है शी जिनपिंग की? क्योंकि 2027 में उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रपति की होड़ में, दौड़ में जाना है। एक बार फिर से खुद को यह दिखाना है देश के आगे कि वो अभी भी चीन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या यह माना जाए उससे पहले चीन के लिए एक गिफ्ट के तौर पर वो ताइवान को देना चाहते हैं अवाम को? ताइवान का जल्द से जल्द एक ऑक्यूपेशन किया जाए, और जनता को ये दिखाया जाए जो 21वीं पार्टी कांग्रेस 2027 में होगी, उसके पहले कि उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और जाहिर है कि शी जिनपिंग एक अति महत्वाकांक्षी नेता है। वो 2027 तक चाइना की मिलिट्री
को वर्ल्ड क्लास की मिलिट्री के रूप में बदल देना चाहते हैं। और जैसा कि आपने अपनी ग्राफिक्स में दिखाया भी कि हाल के समय में उन्होंने अपने डिफेंस बजट्स में काफी बड़ी बढ़ोतरी भी लगातार की है। और उसमें चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो, वॉरशिप्स हो, इत्यादि इत्यादि वो लगातार बना रहे हैं। यहाँ तक कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स हो, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो, जो स्पेस बेस्ड वेपन्स हो, उनको भी वो लगातार डेवलप करने की तरह दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी जो मंशा है वो जाहिर है कि जो अल्टीमेट मंशा है 2049 तक विश्व में चाइना को नंबर 1 बना देने की है। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिडिल किंगडम की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, अपने आप को, चाइना को केंद्र में रखना और सभी को पेरिफेरी में रखना। और जाहिर है कि उनकी जो सोच में विस्तारवाद है, अवसरवाद है, आधिपत्यवाद है, और BRI के माध्यम से तो उपनिवेशवादी भी अब चाइना हो गया है। तो ये जो उनकी अति महत्वाकांक्षाएं हैं वो ये पूरी विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और जाहिर है कि मंशा तो उनकी, देखिए राजेश जी, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि चाइना और रशिया के जो संबंध हैं वो भी अब गहरे हो रहे हैं। और विश्व में एक नया पोलराइजेशन भी बन रहा है, जिसको लेकर के अमेरिका के अंदर भी एक चिंता है और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र भी इसको देख रहे हैं। लेकिन चाइना के ये जो मंसूबे हैं ताइवान को ऑक्युपाई करने के, वो पूरे नहीं होने जा रहे हैं। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो चाहे वो ताइवान स्वयं हो या ताइवान के पक्ष में खड़े होने वाले जो देश हैं, वो सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर अपना फोर्सफुल ऑक्युपेशन कर लिया तो फिर वो साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ेगा, सिंकाकू आइलैंड्स की तरफ बढ़ेगा, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पे भी वो चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। और इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनेकों बार इस बात को कहा है कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई हमला करने की हिमाकत की तो अमेरिका का जो रिस्पांस है वो कहीं डायरेक्ट होगा। और मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है कि जो अमेरिका का रिस्पांस रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में जो काफी इनडायरेक्ट है, वो ताइवान के संदर्भ में भिन्न हो सकता है, वो ज्यादा डायरेक्ट हो सकता है। क्योंकि ताइवान के ऊपर चाइना का यदि ऑक्युपेशन हो जाता है तो वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए खतरा पैदा करेगा, पूरे लोकतांत्रिक विश्व के लिए खतरा पैदा करेगा। तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, ये बात भी स्पष्ट है। और इसके लिए क्वाड है, ऑकुस का जो मिलिट्री अलायंस भी सामने आया है, और अन्य इनिशिएटिव भी भविष्य में सामने आ सकते हैं। चाइना का मुकाबला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही किया जा सकता है। ठीक है अनुपम जी, जो चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जो इतनी बड़ी तैयारी चल रही है चीन की तरफ से, जो जानकारियां निकल के सामने आई हैं, क्या वाकई में ताइवान को लेकर है या चीन का इरादा इससे आगे निकलने का है? क्या मल्टी फ्रंट पर चीन उलझना चाहता है? जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, चाहे फिर बात वो फिलीपींस की हो, बात वियतनाम की हो, जापान की हो, हिंदुस्तान की हो, या फिर ताइवान की हो, क्या मल्टी फ्रंट पर उलझना चाहता है? और एक चीज और जो बहुत जरूरी हो जाती है इस वक्त पर, कि इजराइल हमास से अभी तक जीत नहीं पाया है, रूस यूक्रेन से जीत नहीं पाया है। क्या वाकई में बीजिंग को लगता है कि वो ताइवान, जापान, हिंदुस्तान, वियतनाम, फिलीपींस में अगर जाएंगे तो निकल पाएंगे वहां से कभी? देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पर मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि दुनिया बदल चुकी है, और आप इस समय जो भी युद्ध हो रहे हैं उनका निर्णय उतनी जल्दी नहीं आता जैसे पहले आया करता था। जब एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करता था, उसको जीत लिया करता था, पॉलिटिकली अपने आप को उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया करता था। अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 21वीं शताब्दी में चीजें बदली हैं और डिफेंस के तरीके भी बदले हैं। और इसी वजह से आप देखिए, यूक्रेन और रशिया में भले ही कोई बराबरी ना हो ताकत में, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन डिफेंस कर रहा है अपने आप को। गाजा के अंदर अभी भी लड़ाई जारी है। आर्मेनिया, अजरबैजान में हमने देखा, हमने कई जगहों पर देखा, हमने यहां तक देखा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई। अफगानिस्तान से उनको अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा। तो बहुत सारे कारण हैं आज के जमाने में जिससे कि युद्ध खत्म नहीं हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ चाइना की बात करें तो उसका मंसूबा जरूर है तमाम फ्रंट्स के ऊपर लड़ाइयां लड़ने का, तमाम फ्रंट्स के ऊपर अपने आप को सुपर इम्पोज करने का। विश्व की जो एक व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल करके एक अपनी व्यवस्था लागू करने की उसकी चाहत है, और इसी वजह से वो लगातार काम भी कर रहा है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ चाइना के अंदर। 2035 तक उसका टारगेट है कि अपनी मिलिट्री को पूरी तरह से विकसित राष्ट्रों की तरह मॉडर्नाइज कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या उनकी अभी से हो गई है, और उस संख्या बल को वो और ज्यादा मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। तो उनके मंसूबे भले हैं, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर का मैं बार बार जिक्र करूंगा।
चाइना आज की तारीख में एक देश से भी नहीं उलझ सकता है। मल्टीपोलर झगड़ों की आप बात छोड़ दीजिए, अगर वो सिर्फ और सिर्फ ताइवान पे अटैक कर दे तो आज की कंडीशन ये है कि ताइवान का अटैक चाइना के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है इकोनॉमिकली। उसका परिणाम क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज की जो चाइना कंडीशन है वो इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाएगी। वो रूस नहीं है, वो इजराइल नहीं है, चाइना है। चाइना की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, चाइना की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाइना के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो चाइना आज ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है, इस बात को मैं भी समझता हूं। लेकिन जैसा शी जिनपिंग सपना दिखा रहे हैं अपनी आवाम को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, कि वो 2049 तक ये काम करना चाहते हैं, तो उस तरफ वो बढ़ते हुए दिखना चाहते हैं। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि फिलहाल आज या अगले एक चाइना किसी तरफ भी जा नहीं सकता। मैं आता हूं सर आपके पास। जी संजीव जी, अनुपम तिवारी सर ने एक बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है कि चीन की जो आर्थिक हालत है वो जिनपिंग को इजाजत नहीं देती है कि वो मल्टी फ्रंट तो क्या ताइवान की तरफ भी जाएं, लेकिन क्या इसी हालत से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग कोई फ्रंट खोल सकते हैं? क्योंकि इससे पहले इतिहास गवाह है कि जब जब देशों में किसी तानाशाह के सामने सवाल खड़े हुए हैं, या तो उन्होंने अपनी जनता की आवाज चुप करा दी है, या किसी देश को उन्होंने चुना है यह दिखाने के लिए कि वो बहुत सफल है। देखिए राजेश जी, यद्यपि कि चाइना के इतिहास में ऐसे कई अवसर आए कि जिसमें कि अपनी घरेलू राजनीति से वहां की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नेताओं ने जो अन्य राष्ट्रों को टारगेट करने की कोशिश की, साजिशें रची। और 1962 के संदर्भ में भी, माओ जेडोंग के संदर्भ में भी इस बात की भी चर्चा होती है, और अन्य जो अनेक ऐसे दृष्टांत चाइना के इतिहास में दिखते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से चाइना के चैलेंज को लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक जागरूकता है और एक गठबंधन बनता जा रहा है, चाहे क्वाड का हो, चाहे ऑक्यूस हो, चाहे वो चाइना की आर्थिक साजिशों को डील करने के लिए अन्य तरीके के इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं, और चाइना का जो खतरा है उसकी वजह से जिस तरीके की से सप्लाई चेन्स चाइना से टूट रही हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं वो चाइना से विड्रॉ कर रही हैं, ऐसे में चाइना के लिए ये संभव भी नहीं होगा कि वो अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उससे भी बड़ा कोई चैलेंज मोल ले ले, और वो उसके लिए कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। एक बात में राजेश जी, जैसे कि मैंने आपके शोज में पहले भी कहा है कि चाइना का जो आर्थिक उत्थान हुआ वो 1979 के बाद से, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए उसके बाद से हुआ। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए, जाहिर है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से, जब बड़ी कंपनीज ने वहां निवेश करना शुरू किया, वहां पे अपने एस्टेब्लिशमेंट बिठाए, सप्लाई चेन स्थापित की, और तो उसकी वजह से चाइना के लोगों को बड़ा रोजगार मिला, और लेबर, जाहिर कंपनीज को भी तो फायदा हुआ, चीप लेबर मिला, लेकिन वहां के लोगों को रोजगार मिला और बड़ी तेज गति से विकास हुआ। ये चाइना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से ही इतनी बड़ी महाशक्ति बना है, आर्थिक शक्ति बना है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाइना के एक्सपोजर की वजह से अपने सहयोग को वापस लेगा, तो चाइना को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ये भले ना दिखे, हालांकि इसके लक्षण दिखने शुरू हो चुके हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले वर्षों में चाइना को आर्थिक रूप से और भी बड़े नुकसान होने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना से लोगों का विश्वास टूट रहा है, चाइना से सप्लाई चेन्स वापस आ रही हैं, चाइना से जो लोगों का जो भरोसा था, विश्व ने जो मौका दिया था चाइना को आगे बढ़ने का, चाइना ने उस भरोसे पर कुठाराघात किया है, भारत के साथ छल किया, गलवान जैसा इंसिडेंट कर दिया, और कोरोना के समय में कोरोना की इंफॉर्मेशन को दबाया छुपाया जिस तरीके से, उससे लोगों का भरोसा टूटा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा टूटा है, और इसकी वजह से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चाइना को बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। लेकिन शी जिनपिंग की कोशिश है कि उनका आवाम का भरोसा जो है उनके ऊपर बना रहे, और हो सकता है आने वाले वक्त में वो इसके लिए ताइवान पर निशाना साध सकते हैं। एक बड़ी खबर है, उसके बाद अनुपम जी मैं आपके पास आता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान पाकिस्तान सीमा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात, एयर स्ट्राइक के बाद गुस्से में तालिबान, पाक की कई चौकियों पर तालिबान का हमला, पाक के 100 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात, एयर स्ट्राइक के बाद गुस्से में तालिबान, पाक की कई चौकियों पर तालिबान का हमला, पाक के 100 से ज्यादा सैनिकों का सरेंडर। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से जानकारी आपको दे दूं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे।
पाक अफगान सीमा पर बढ़ने लगा तनाव। पाक की कई पोस्टों पर तालिबान का हमला। 100 सैनिकों का तालिबान के सामने सरेंडर। वजीरिस्तान पर टीटीपी ने हमला किया था। पाक के 7 सैनिकों की मौत हुई थी। पाक ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक की। तालिबान ने पाक पोस्टों पर हमला बदले में बोल दिया। समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार पाकिस्तान सबके लिए परेशानी का सबब क्यों बन चुका है, क्योंकि ईरान भी परेशान, हिंदुस्तान भी परेशान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान भी परेशान। सीधा अनुपम सर के पास चलेंगे। अनुपम तिवारी सर, किस प्रकार से इस अहम अपडेट को देखें? यही वो तालिबान है जिसे 20 साल तक पाकिस्तान ने पाला, अमेरिका से छुपा कर रखा, हथियारों की ट्रेनिंग दी, और जब वो काबुल पर कब्जे के लिए निकला तो साथ में आईएसआई पाक सोल्जर को भेजा, और तो और इनकी मदद के लिए अफगानिस्तान में पंशीर में एयर स्ट्राइक तक करवा दी। लेकिन वो भूल गया कि आतंकी आतंकी होता है, सांप डसना नहीं भूलता है। देखिए राजेश जी, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी बात से। ये जो आज हो रहा है इसके बीज तभी बो दिए गए थे जब काबुल के ऊपर तालिबान ने कैप्चर किया था। उस समय पाकिस्तान काबुल की सत्ता में अपना पावर शेयरिंग चाहता था। वो चाहता था कि उनके आतंकवादियों को एक बेहतर पोजीशन मिल जाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो बंदरबाट हो उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस रेजीम चेंज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन वही जैसा आपने कहा कि आतंकवादी आतंकवादी ही होता है, तालिबान बेसिकली आतंकवादी थे, तो उन्होंने सारी की सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया और पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो वहीं से ये बीज बो दिया गया था जब तालिबान वर्सेस पाकिस्तान की बातें होने लगी, जब ये दोनों मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ शुरुआत में दिखे थे, लेकिन आज एक दूसरे गला काटने पे आम आता है। यहां पर ये समझने वाली बात और है राजेश जी कि इस समय पाकिस्तान अपने एक बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, चाहे आर्थिक हालात की बात करें, चाहे पॉलिटिकली बात करें। इस समय बहुत ही वीक गवर्नमेंट उनके पास है जो कि चुन करके आई है, और उसके साथ साथ इस समय जो अलग अलग जगहों पर बहुत सारे विद्रोह भी हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अभी कल ही ग्वादर के अंदर एक बड़ा हमला किया था। टीटीपी लगातार हमलावर हो रही है। तो पाकिस्तान के पास अब इन सब चीजों को जोड़ने के लिए समय भी नहीं बचा है और उनके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है। जिस तरह अपने ग्राफिक में दिखाया कि पाकिस्तान के 100 सोल्जर्स आतंकवादियों के सामने समर्पण कर देते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी की क्या वजूद है और क्या उनके देश को अब जो पहले भरोसा अपनी आर्मी पे होता था, आईएसआई पे होता था, वो भरोसा भी टूट रहा है। तो ये पाकिस्तान के टूटने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो एक पाप का घड़ा था जो अब पूरी तरह से भर चुका है, और पाकिस्तान को अगर इसको संभाला नहीं गया पाकिस्तान के द्वारा, तो पाकिस्तान बहुत जल्दी कई टुकड़ों में बटा हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान लश्कर, हिजबुल, जैश ए मोहम्मद, हुजी, ना जाने कितने आतंकी संगठनों को पालता है। ईरान की बात अगर मैं करता हूं तो फिर आप हुती को ले लीजिए, हिजबुल्लाह को ले लीजिए, हमास को ले लीजिए। जब हम अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं तो तालिबान खुद एक आतंकी संगठन, वहां पे अलकायदा, वहां पर आईएसआईएस। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाता कि जब तीनों ही देश आतंक को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, तू आतंकी है, तू आतंकी है, तू आतंकी है, एक अलग सी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही है? जी जी बिल्कुल। ये देखिए राजेश जी, ये जो भस्मासुरी नीतियों पर चलने वाले जो भी राष्ट्र या रिजीम्स होती हैं, उनका यही हश्र होता है कि वो आपस में ही टकराती हैं और आपस में ही टकरा करके समाप्त हो जाती। और ये जो नकारात्मक रास्ते पे चलने वाले राष्ट्रों का जाहिर है कि यही हश्र होता है। हिलेरी क्लिंटन ने बहुत पहले ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात को कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालते हो, जहरीले सांप पालते हो, और उसके बाद ये सोचोगे कि ये सिर्फ आपके पड़ोसी को ही जाकर के डसेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सांप आपको भी डस सकते हैं, और वर्तमान में यही हो रहा है। पड़ोसी तो सुरक्षित हैं, पड़ोसियों ने तो इन सांपों को डील करने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, आप जानते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान है इन सांपों को स्वयं नहीं संभाल पा रहा है, और ये जो भस्मासुर जो पाकिस्तान ने खड़े किए वो पाकिस्तान को अब जलाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा करने जा रहा है।
क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो मंशा है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की है। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। और अब जिस तरीके के हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारों के बीच में दिख रहे हैं, युद्ध होने जा रहा है ऐसा लगता है, तो ऐसे में तो ये तालिबान की जो सरकार है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को यदि वो अपना पूरा सपोर्ट करना शुरू कर देती है तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए जो है सबसे बड़ा संकट पैदा होगा। और एक बात में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में और भी आपने राजेश जी हमने सबने नोटिस किया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आम जनता को टारगेट करने से बचता है। टारगेट नहीं, ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करता है और उनके ही ठिकानों पर ये हमले करता है। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के वास्तविक शासक जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं उनके ऊपर ही ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीधा अटैक करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ये है कि वो पूरे पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग सिस्टम बदल देना चाहते हैं। वो वहां पर कट्टर इस्लामिक शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं और उसकी आड़ में उसकी राह में वो आर्मी और आईएसआई को सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं और इसी वजह से उनके ऊपर हमले करते हैं। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो भस्मासुर खड़ा किया गया था ये भस्मासुर अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से मैं देखता हूं। ठीक है, अनुपम जी आपके पास मैं आ रहा हूं। जिस प्रकार से ताइवान और पाकिस्तान के बीच, माफ करिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी है, तालिबान लगातार एक चीज दोहरा रहा है, वो एक कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ये ना भूले कि हम वो देश हैं, हम वो जमीन हैं जिन्होंने रूस को हार का स्वाद चखाया है, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को 20 साल की जंग के बाद हराकर वापस भेजा है। क्या जनरल मुनीर ने या शहबाज शरीफ ने एक बड़ी गलती कर दी है? देखिए राजेश जी, तालिबान अपनी पीठ थपथपा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं और इतिहास भी इस बात में उनका साथ देगा, क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि रूस ने भी अफगानिस्तान को नहीं जीत पाया था। यहाँ तक कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन हुआ करती थी वो भी अफगानिस्तान में एक सीमित मात्रा में ही विजय हासिल कर पाई थी और बाकी अमेरिका का हश्र अभी हमने हाल में ही देखा था। तो निश्चित तौर पर उनको अपनी पीठ थपथपाने का अवसर है, वो थपथपाएं, लेकिन हकीकत ये है कि जनरल मुनीर की बात कर रहे हैं हम लोग, शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं या फिर वहां के राष्ट्रपति जरदारी की बात कर रहे हैं, ये सब मौके की गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं और ये अभी भी इनको ये लगता है कि फिलहाल इस मैटर को शांत कर लिया जाए और उसके बाद आगे किसी न किसी तरह से इनसे बात कर ली जाएगी, डील कर लिया जाएगा। तो एक बहुत गलत स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कल जब सैनिकों की वहां पर मौत हुई थी तो वहां उनके मौत के जनाजे में राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति खुद आया था। वो पब्लिक को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं और एयर स्ट्राइक करके हम इस मैटर को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा नासूर है आतंकवाद का जो जल्द खत्म नहीं होने वाला है। तालिबान ने कोई विजय नहीं हासिल करी अमेरिका के अगेंस्ट या रूस के अगेंस्ट या इंग्लैंड के अगेंस्ट। तालिबान दरअसल आतंकवादी हैं, अलग अलग फैक्शंस हैं और उन फैक्शंस ने मिलकर के अफगानिस्तान की वर्तमान सत्ता को हथिया लिया है। तो ये क्लेम करना है कि उन्होंने अमेरिका को हरा दिया था, ये गलत बात होगी, मैं मानता हूं। अमेरिका की अपनी समस्याएं थी, वो वापस चला गया। लेकिन हाँ, आज के जमाने में तालिबान जैसे संगठन का किसी एक देश की सत्ता पर काबिज रहना उसके सभी पड़ोसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। अब चूंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद को पालने वाला देश है, जैसा संजीव जी ने कहा, वो जहरीले सांपों को अपने बैकयार्ड में रखता है, तो ऐसे देश को तो सबसे ज्यादा समस्या होने ही वाली है। तो अगर और ये समस्या 1 साल पहले शुरू हो चुकी है, जब शरणार्थियों को, अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान ने जबरदस्ती अफगानिस्तान में भेजा था, तभी से कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रखी जा चुकी थी। और टीटीपी का मसला संजीव जी ने पूरे विस्तार से बताया है, उसको मैं आगे दोहराना नहीं चाहता हूं। तो टीटीपी हो, शरणार्थियों का इश्यू हो या फिर अंतरराष्ट्रीय चीजें हो, उन सबको मिलकर के देखते हुए यही चीज लगती है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को डील करने में असमर्थ है और अगर सही से डील नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का मुश्किलें और खतरे में पड़ जाएगा। बस ठीक है संजीव जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस वक्त तालिबान और पाकिस्तान की सेनाएं भिड़ रही थीं, उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मिल रहे थे, यानी कि सेना का सरदार जिसे मोर्चे पे होना चाहिए था, वो जाकर अरब कंट्री में पैसे की मांग कर रहा था। किस प्रकार से इस यात्रा को देखेंगे आप? देखिए राजेश जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं
और उनकी जो अफगानिस्तान के संदर्भ में नीतियां कितनी ज्यादा भ्रमित हैं, कितनी ज्यादा जो है शॉर्ट साइटेड हैं, इसको मैं इस बात से हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक तरफ जब तालिबान काबुल की सत्ता पर काबिज होने के लिए लगातार वो अमेरिका की और अन्य जो वहाँ पे नेटो की जो फोर्सेस थी उनके खिलाफ वो लड़ रहा था और अमेरिका वहाँ विड्रॉल के मोड में था और ये सेनाएं लगातार काबुल की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय पाकिस्तान उनको लगातार अपना पूरा सपोर्ट दे रहा था। और जैसा कि आपने कहा कि पंजशीर में तो उन्होंने एयर स्ट्राइक वगैरह भी कंडक्ट कराई, DGISI सीधा काबुल में पहुंच करके उसको सुपरवाइज भी करते रहे। लेकिन एक बात और भी आपने नोटिस की होगी कि उसी दौरान जो वो पूरा दौर चल रहा था काबुल की सत्ता पर तालिबान के टेक ओवर का, फोर्सफुल टेक ओवर का, तो उसी समय ये जो डूरन लाइन पर जो बाड़ लगाने का जो काम है ये पाकिस्तान के द्वारा बड़ी तेज गति से किया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि यदि काबुल की सत्ता पर तालिबान टेक ओवर कर लेता है तो फिर ये जो पश्तून जो समस्या है, पश्तूनिस्तान की जो समस्या है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हो सकती है। लेकिन यही पाकिस्तान यदि उन्होंने थोड़ा एक लॉन्ग टर्म का एक बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ, एक सोच के साथ कार्य किया होता तो ये काबुल की सत्ता पर कभी भी तालिबान को आने न देते और ये पाकिस्तान के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो वर्तमान में संकट है वो पैदा नहीं होता। तो ये जो उनकी जो दोहरे जो मापदंड है और एक भ्रमित नीतियां हैं, अंधकारमय शॉर्ट साइटेडनेस है उनकी, उसकी वजह से एक तरफ आप बाढ़ भी लगा रहे हो, दूसरी तरफ तालिबान की सत्ता पर बैठा रहे हो और वर्तमान में आप सऊदी अरेबिया की यात्रा पे हो, तो ये इनकी भ्रमित नीतियों को ही दर्शाता है। ठीक है सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा सा अभाव है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे खास शो में आए और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। तो डिफेंस स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों की। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।